नमस्कार। आज एक बहुत विशेष दिन और इसलिए एक विशेष फेसबुक लाइव। विशेष दिन एक कारण से नहीं, तीन कारणों से, शायद तीन से भी ज्यादा कारणों से। पहला, जैसा आप सब जानते हैं, आज 14 अप्रैल है, सबको छुट्टी है। छुट्टी किस बात की है कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती। विशेष दिन आज एक दूसरे कारण से भी बन गया है। संयोग देखिए कि आज के दिन ही रमजान का पवित्र महीना भी शुरू हो रहा है। और हम स्वराज वालों के लिए एक तीसरे कारण से भी विशेष है कि आज के दिन 6 वर्ष की हमारी यात्रा पूरी हो रही है। 14 अप्रैल को इसी दिन सन 2015 में हमने स्वराज संवाद करके अपनी यात्रा शुरू की। डॉक्टर अंबेडकर को कैसे समझें, उनकी जयंती को, उनकी स्मृति को हम कैसे जीवित रखें, कैसे आगे बढ़ें। किसी भी महानायक की स्मृति को तीन तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। केवल डॉक्टर अंबेडकर के बारे में नहीं, सब पे लागू। पहला, उनकी स्मृति को एक बहुत छोटे वर्ग के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है उसके इर्द गिर्द मठ बनाने के लिए। गांधी जी के साथ तो बहुत ज्यादा हुआ, डॉक्टर अंबेडकर के साथ उस लिहाज से कम हुआ है क्योंकि सरकारीकरण उनका कम हुआ था थोड़ा सा। आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो सरकारीकरण बड़ी खतरनाक चीज होती है। लेकिन किसी भी महापुरुष के लिए, महानायक के लिए, पुरुष महिला जो भी, उनके लिए पहला खतरा ये होता है कि एक छोटी सी मंडली बन जाती है। वो मंडली कहती है ये मेरे। वो मंडली विचार की मंडली हो सकती है। ये देखिए आर्ट वर्क बीच में आपको दिखाऊं, डॉक्टर अंबेडकर के इर्द गिर्द उनसे इंस्पिरेशन लेके जो सुंदर कला यदि किसी व्यक्ति को जीवित रख रही है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जीवित है। ये कोई कलाकार है आर्टेड कर, मैं नहीं जानता, मैं अपने किसी मित्र की छवियां आपको नहीं दिखा रहा हूँ। लाइन ड्राइंग्स मेरी कमजोरी है। लाइन ड्राइंग्स अच्छी हो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इंस्टाग्राम पे आर्टेड कर के नाम से एक साथी ये लाइन ड्राइंग्स बनाते हैं। मैं तो सिर्फ 3-4 आपको दिखा रहा हूँ। इतनी सुंदर, इतनी पावरफुल ये लाइन ड्राइंग्स हैं। वैसे भी ब्लैक एंड व्हाइट पे लाइन ड्राइंग्स मेरी कमजोरी है, बहुत खूबसूरत होती हैं, बहुत पावर होती है। और डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति जिस तरह के आर्ट को इंस्पायर कर रही है, कला को इंस्पायर कर रही है, वो एक तरह से दिखाती है कि बाबा साहेब जिंदा है, हमारी स्मृति में जिंदा है, हमारे आज के परिवर्तन के लिए जिंदा है। तो मैं बता रहा था कि किसी भी महानायक के लिए पहली प्रवृत्ति, पहला कोशिश ये होती है कि उसकी स्मृति को एक छोटा सा ग्रुप कब्जा कर लेता है। वो ग्रुप वैचारिक हो सकता है, जैसा कि राम मनोहर लोहिया के साथ हुआ। लोहियावादी, छोटा सा ग्रुप जो कहता है लोहिया हमारे, हमने किया है। या वो कोई पार्टी या बड़ा संगठन हो सकता है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी और इन सब के साथ हुआ। कभी कभी किसी महानायक को बिल्कुल उसकी जात बिरादरी के दायरे में कैद कर दिया जाता है। जैसा मैं कई बार कहता हूँ, चौधरी चरण सिंह के साथ यही हुआ। आ, इतने बड़े किसान नेता, चिंतक को सिर्फ एक जाति के घेरे में बांध दिया गया। यही मैं कई बार आजकल पटेल जी के साथ देखता हूँ। सरदार पटेल की स्मृति को एक जाति जिंदा रखना चाहती है, जैसे मानो ये उनकी कोई प्रॉपर्टी। वैचारिक स्तर पे किसी भी महानायक का इस्तेमाल इस संकीर्ण दृष्टि से जब किया जाता है तो वो एक तरह से चाकू का काम करता है। तो किसी महानायक के विचारों का इस्तेमाल हम चाकू की तरह कर सकते हैं, दूसरों को काटने के लिए, दूसरों पे हमला करने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जब मैं देखता हूं तो मुझे अक्सर महसूस होता है कि उनकी स्मृति को संकीर्ण बनाए रखने के लिए कई बार ये होता है कि डॉक्टर अंबेडकर की बात करेंगे तो आपको पूना पैक्ट की याद दिलाई जाएगी, आपको याद दिलाया जाएगा कि अच्छा उनका गांधी जी से क्या विवाद था। पलट के दूसरे लोग कहते हैं अच्छा डॉक्टर अंबेडकर जो कि अंग्रेजों के साथ समझौता करने से चूकते नहीं थे, जिन्होंने परहेज नहीं था, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया। तो पहला तरीका, पहला और संकीर्ण तरीका किसी भी महानायक की स्मृति से जुड़ने का होता है, जो कि उनके जीवन से जुड़े छोटे छोटे इंसिडेंट, उनके जीवन से जुड़े छोटे मोटे झगड़े, उनको आगे रख के उस महानायक का विस्तार होने से रोकता है। आपने देखा होगा भगत सिंह के बारे में बात होती है तो बहुत होता है भगत सिंह बनाम गांधी, इन दोनों में से किसी एक को चुनो।
ये सब प्रवृत्ति है, जैसे मैंने कहा, उनकी स्मृति को चाकू की तरह इस्तेमाल करना। वो चाकू जो उनको बाकियों से काटेगा, वो चाकू जो कि दूसरों पे हमला करने के भी काम आएगा। सो आप डॉक्टर अंबेडकर का इस्तेमाल चाकू की तरह कर सकते हैं। वो एक संकीर्ण प्रवृत्ति। दूसरी एक्सट्रीम पे एक और प्रवृत्ति होती है, जिसको मैं कहता हूं लिफाफे वाली प्रवृत्ति। यानी कि किसी भी महानायक की स्मृति को एक लिफाफे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है कि हाँ, बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े अच्छे थे जी, महापुरुष, देखिए कितना संघर्ष किया। अब कोई भी उनका नाम ले रहा है जो उनकी राजनीति के एकदम खिलाफ, वो भी उनका नाम तसल्ली से लेते हैं। सबसे ज्यादा लिफाफेबाजी अगर हुई है तो महात्मा गांधी के नाम पे हुई। अंत में ले दे के आपको लगता है हाँ, कोई बूढ़ा सा था, वो कुछ अहिंसा की बात करता था, वैसा चश्मा था, उस चश्मे की और छवि का इस्तेमाल जो मर्जी दुनिया में करे, उसका इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं, जो हर तरह से उनकी राजनीति के खिलाफ हैं। उनकी तो बिल्कुल एक लिफाफा बन जाता है, एक बड़ा महामानव बिल्कुल लिफाफा बना दिया जाता है, जिसके नाम पे आप जो मर्जी कर लीजिए, जहां मर्जी कुछ कर लीजिए। ये भी बड़ी खतरनाक चीज है। और ये मैं देखता हूं आजकल डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे, ये भी अब शुरू हो गया है, क्योंकि अब पिछले 15-20 सालों में सरकारों ने उनको अपना लिया है। और आज हमारे प्रधानमंत्री भी जरूर बात करना चाहेंगे। वो संगठन जो कि डॉक्टर साहब की, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के हर मायने में विरोध, वो धड़ल्ले से आज उनका नाम इस्तेमाल करेंगे। ये बदलाव हुआ है। जब मैं विद्यार्थी था 1980-85 तक, तब तक डॉक्टर अंबेडकर का नाम किताबों में नहीं होता था। भारतीय राजनीतिक चिंतन पे कोर्स होते थे जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन पिछले 15-20 साल में अब सरकारीकरण हो गया। अब हर कोई उनका नाम लेके और थोड़ा महसूस करता है कि चलिए इससे कुछ फायदा हो। तो एक तरफ संकीर्णता है जो उनको केवल दलित समाज का नेता बनाती है, जो उनके बहाने गांधी पे हमला, फलां पे हमला, उस तरह की एक संकीर्ण राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है। दूसरी तरफ उन्हें बिल्कुल लिफाफा बनाने की कोशिश हो। तीसरा रास्ता हो सकता है। तीसरा रास्ता है जिसे मैं कहता हूं टॉर्च की तरह इस्तेमाल करें। कोई भी महामानव हो, कोई भी महापुरुष है, कोई भी महान चिंतक है, वो हमारे लिए टॉर्च बनने चाहिए। यानी कि वो हमें आगे देखने में मदद करे। केवल उनका जीवन, उनकी बात, उनके शब्द, उनके झगड़े, उसकी बजाय उनके विचार से हम आगे देखें। उनकी राजनीति हमें भविष्य की राह बनाने में मदद। यही मैं कोशिश करता हूं गांधी जी के साथ। जब लोग कहते हैं अच्छा आप अंबेडकर जी की बात करते करते गांधी जी की बात क्यों करते हैं, मैं तो सबसे सीखना चाहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि गांधी जी की और बाबा साहेब की अपने जीवन जीते कभी नहीं बने। उनके बुनियादी मतभेद, लेकिन मैं उस मतभेद की लाश क्यों हूं। मुझे तो आगे देखना है। मुझे भविष्य देखने के लिए टॉर्च की तरह इस्तेमाल करना। और उसके लिए मैं जिससे भी सीख सकता हूं सीखूंगा। ना उनके शब्दों से बंधूंगा, ना उनके झगड़ों से बंधूंगा। तो बाबा साहब का इस्तेमाल यदि हम टॉर्च की तरह करना चाहें, सिर्फ साल में 1-2 बार माला पहनाने के लिए नहीं, पूजा अर्चना करने के लिए नहीं, ये टॉर्च है जो रोज मेरे काम आए, रोज मुझे रास्ता दिखाए। उस टॉर्च से हम क्या सीखें? 2-3 बात। पहला, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की बात आते ही सबके मन में जाति का सवाल आता है, सामाजिक न्याय, समता का सवाल आता है, और आना भी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश की आत्मा पे दस्तक दी और उन्होंने बताया कि जाति इस देश का सबसे बड़ा जहर, और वो जहर सिर्फ ऊपर नहीं है, वो बहुत गहरा है वो जहर। पहला सबक जो हम डॉक्टर अंबेडकर से सीख सकते हैं, उस टॉर्च को लेके हम जो देख सकते हैं, उस टॉर्च की रोशनी में देखिए क्या जाति और जाति व्यवस्था का जहर आज भी भारत में है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत लोग मिलते हैं, कहते हैं हाँ जी, कास्ट सिस्टम बड़ी गंदी है, बहुत खराब है, हुआ करता था एक जमाने में, मैं किताबों में पढ़ता हूँ, हाँ मेरे दादाजी के जमाने में होता था, आजकल तो नहीं है। यादव साहब, काहे को आप लोग इन बातों को करते हैं?
याद दिलाना चाहता हूं, पूरी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, कास्ट सिस्टम आज भी हिंदुस्तान में जिंदा है। कई बार बहुत वल्गर तरीके से है। आपको आज भी रिपोर्ट आती है, जरा ध्यान से अखबार पढ़ना शुरू कीजिए, आपको हर रोज कहीं ना कहीं अखबार में किसी ना किसी कास्ट एट्रोसिटी की खबर मिलेगी। लेकिन वो सबसे एक्सट्रीम फॉर्म है। कास्ट एट्रोसिटी ही एकमात्र कास्ट सिस्टम का इफेक्ट नहीं है। दूसरा, आप थोड़ा सा ध्यान से कुरेदिए, ये जो मॉडर्न शहरों में रहने वाले लोग जो कि ऊपर उठ गए हैं, या गांव के उन इलाकों में जहां खुल्लम खुल्ला कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, वहां भी थोड़ा सा कुरेद के देखिए। जब शादी ब्याह की बात आती है, जब कोई गंभीर बात होती है, अचानक लोगों के मन से जाति के संस्कार करते हैं। और अस्पृश्यता हाथ से कहीं गायब हो गई हो तो मन से गायब नहीं हुई है। जो मन का मैल है, ये बहुत गहरा है। और तीसरा, जहां मन का मैल नहीं भी है, जहां उस व्यक्ति को पता भी नहीं है, क्योंकि बहुत मॉडर्न लोग कहते हैं, साहब आई डोंट नो व्हाट इज माय कास्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, व्हाई एम आई बीइंग ड्रैग्ड इनटू इट। मैं उनको कहना चाहता हूं, ये कास्ट ही आपको, आपका कास्ट प्रिविलेज आपको वो जगह देता है जिस पे खड़े होके आप कह सकते हैं, आई डोंट नो माय कास्ट। नॉट नोइंग योर कास्ट इज ए प्रिविलेज। मुझे अपनी जाति का पता नहीं, ये कहने वाले 100 में से 95 लोग अपर कास्ट के होते हैं। क्यों? कुछ अगेंस्ट नहीं, क्योंकि ये जो कॉस्मोपॉलिटन मॉडर्न हिंदुस्तान हमने बनाया है, उसमें किसको एंट्री मिलेगी और किसको एंट्री नहीं मिलेगी, ये कहीं बहुत धीरे से जाति की पायदान ने, जाति की सीढ़ियों ने तय किया है कि किसको एंट्री मिलेगी, किसको नहीं। मैंने रिजर्वेशन के बारे में एक दो फेसबुक लाइव किए थे, आप उसे देखिएगा। आज के आंकड़े भी अगर आप देख, तो भारत में हायर एजुकेशन को एक्सेस आज भी बिल्कुल कास्ट सिस्टम के हिसाब से है। तो अगर इस टॉर्च का हम इस्तेमाल करें, तो ये टॉर्च पहले हमें हमारा समाज दिखाए, कि हमारे समाज में जो चीजें हमें लगता है कि नहीं, वो सब चीजें दिखाए, बहुत गहरा कुछ दिखाए। दूसरा, ये टॉर्च सिर्फ जाति के बारे में नहीं है, और मैं पिछले काफी वक्त से कह रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर की चिंतन को केवल और केवल जाति के सवाल पे देखना बहुत अन्याय है। और हम हिंदुस्तानियों की एक और ये प्रवृत्ति है, हम अपने हर बड़े चिंतक को छोटा करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जाति के सवाल से प्रताड़ित थे, लेकिन उनका जो विचार था, उनका जो सिद्धांत था, वो बहुत बड़े फलक पे था। वो हमें पूरी दुनिया के बारे में बताता है। आज ही मैंने एक लेख लिखा है ये कहते हुए कि लोकतंत्र का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, इस देश में देने वाले पहले कोई व्यक्ति थे तो बाबा साहब अम्बेडकर। डेमोक्रेसी की बात बहुत लोगों ने की है, वो पहले आदमी नहीं थे उसके बारे में, लेकिन डेमोक्रेसी भारतीय संदर्भ में क्या हो सकती है, उसकी क्या परिभाषा हो, आज क्या नहीं है, उसकी क्या कंडीशंस हो, और उसे हासिल करने के लिए क्या किया जाए, उन सब के बारे में डॉक्टर अंबेडकर का एक यूनिक कंट्रीब्यूशन। आप सहमत हो न सहमत हो, लेकिन एक अलग विचार है। वो विचार जो कि सिर्फ कास्ट सिस्टम के बारे में नहीं है, जो सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं है, जो पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी के बारे में एक अलग सोच दे सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि लोकतंत्र बिना खून खराबे के सामाजिक और आर्थिक क्रांति करने का माध्यम। उनके लिए डेमोक्रेसी अपने आप में वैल्यू नहीं, अपने आप में सिर्फ कोई प्रोसीजर नहीं, सोशल इकोनॉमिक रेवोल्यूशन करने के लिए एक तरीका है जिसमें बिना ब्लड शेड के आप ये कर सकते हैं। ये उनकी अपनी परिभाषा है। डेमोक्रेसी क्यों है? सिर्फ लिबर्टी के लिए, क्योंकि आमतौर पे वेस्ट में डेमोक्रेसी का मतलब आपको लिबर्टी, और इक्वालिटी मतलब पॉलिटिकल इक्वालिटी मिल गई, सबको एक वोट मिल गया। डॉक्टर अंबेडकर की जो खूबसूरत स्पीच है संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 की जो स्पीच, जो कहती है कि कल से आप इस देश में एक व्यक्ति एक वोट का सिस्टम तो लागू कर देंगे, लेकिन जिस समाज में इतनी गहरी विषमताएं, उस समाज में एक व्यक्ति एक वोट देने का क्या मतलब। सो
डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर आपको हिंदुस्तान को वाकई लोकतांत्रिक बनाना है तो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के बिना लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। और उसके साथ वो एक बहुत गहरी बात जो इक्वालिटी की बात बहुत लोगों ने, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि बाबा साहेब का कौन सा एक कंट्रीब्यूशन है कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल जिसको मैं सबसे महत्व देता हूं, तो वो है फ्रेटर्निटी, एकता। समरसता उसका बुरा अनुवाद है। एक समाज को, पूरे समाज को जोड़। अब क्योंकि लिबर्टी की बात बहुत लोग करते थे, इक्वालिटी का बहुत लंबा ट्रेडिशन है, समता की बात करते हैं, लेकिन फ्रेटर्निटी हम सब सब सामाजिक बंधुत्व जिसको हम कहते हैं, बाबा साहब ने उसके लिए बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से एक शब्द निकाला था, मैत्री। उन्होंने इस शब्द को, इस विचार को केंद्रीय बनाया। अब ये देखिए, इस शब्द को तो लोग बड़ा खुशी खुशी ले लेंगे, जैसा मैंने कहा इसका तो लिफाफा बनाना बड़ा आसान है, मैत्री होनी चाहिए, सब एक साथ आ जाओ जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भूल जाओ। और जैसे ही आप कहेंगे कि समाज में अनेकता है, समाज में विषमता है, समाज में इनइक्वालिटी है, कास्ट सिस्टम है, गरीब अमीर है, तो लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैत्री करो मैत्री करो। बाबा साहेब के जो मैत्री का विचार, उसकी खूबसूरती और उसकी ताकत ये कि उनकी मैत्री इन सब चीजों पे आंख बंद करके नहीं। बाबा साहब हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची मैत्री वो है जिसमें आप समाज की विषमताओं को खत्म करें। सच्ची मैत्री वो जिसमें मैत्री की सामाजिक परिस्थिति पैदा हो। इसलिए जब तक आप जाति व्यवस्था इस देश में खत्म नहीं करें, तब तक मैत्री कैसे हो सकती है, तब तक लोकतंत्र कैसे हो सकता है, तब तक एक सभ्य समाज कैसे हो सकता है। जब तक आप विषमता खत्म नहीं करेंगे, इनइक्वालिटीज खत्म नहीं करेंगे, गरीब अमीर की, तब तक कैसे ये एक लोकतंत्र बन सकता है। और उसी विचार को आप आगे बढ़ाएं तो आदमी और औरत में जेंडर इनइक्वालिटीज एंड जेंडर इनजस्टिस, जब तक उसे आप एड्रेस नहीं करें, तब तक मैत्री कैसे हो सकती। सो वो मैत्री जो कि सिर्फ सुपरफिशियल नहीं, वो मैत्री जो सब इंसानों को गहराई से जोड़ने की कंडीशंस पैदा करे। डॉक्टर अंबेडकर हमें वो मैत्री सिखाते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो उन्होंने लोकतंत्र के बारे में सोचते हुए हमें बताया कि लोकतंत्र वो व्यवस्था है जो कि इस मैत्री को स्थापित करने का आपको एक औजार दे। और उस औजार को सोचते समय डॉक्टर अंबेडकर ने किसी वायलेंट रेवोल्यूशन की बात नहीं की। दरअसल एक समय पे तो डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा कि देश आजाद हो गया, अभी सत्याग्रह वगैरह छोड़ देना चाहिए, और विरोध प्रदर्शन धरना वगैरह सब छोड़ देना चाहिए। इस चीज का इस्तेमाल आजकल सत्ता में बैठे हुए लोग बार बार करते हैं। लेकिन जो सबसे गहरी बात वो कह रहे हैं वो ये कि हमें ये करने के लिए संस्थाओं का सहारा लेना, लोकतंत्र की संस्थाओं, और उस संस्थाओं के जरिए कितने गहरे बदलाव किए जा सकते हैं, उसके चिंतक यदि कोई पहले थे डॉक्टर अम्बेडकर। क्योंकि संस्थाओं के बारे में बहुत कम सोचा गया हमारे देश में। ज्यादातर हमारे जो बड़े चिंतक थे उन्हें विक्रांति की चिंता थी, बाकी चीजों की, लेकिन इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के बारे में बहुत कम सोचा। उस लिहाज से 20वीं सदी में अगर कोई एक व्यक्ति था जिसने इंस्टीट्यूशनल डिजाइन और उससे क्या असर पड़ता है, खासतौर पे हाशियागत समूह, उसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा, उन्होंने कहा। तो डॉक्टर अम्बेडकर को याद करें, बाबा साहब को याद करें, तो सिर्फ एक एपिसोड को याद ना करें। कुछ लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि अम्बेडकर का मतलब पूना पैक्ट वाले अम्बेडकर, जिनके साथ गांधी ने धोखाधड़ी की थी, जिनके साथ गांधी ने ब्लैकमेल किया। दूसरे कहेंगे अम्बेडकर का मतलब वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस वाले अम्बेडकर जो कि अंग्रेजों के साथ चेयर पे बैठने को तैयार थे। तीसरे कुछ कहेंगे अम्बेडकर का मतलब संविधान सभा वाले अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया। तीसरा कोई याद दिलाएगा उन्होंने खुद ही उस संविधान की आलोचना की। चौथा कोई व्यक्ति कहेगा आपको कि अम्बेडकर का मतलब बुद्ध धर्म को दर्शन को धारण करने वाले अम्बेडकर।
आंबेडकर, जिन्होंने बिल्कुल खुली घोषणा की थी कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, और उन्होंने चुन के बुद्ध धर्म को धारण किया, धर्मांतरण किया। आपको चौथे वाले लोग मिले, किस अम्बेडकर? मैं इनमें से किसी एक को पकड़ना नहीं चाहता, क्योंकि नहीं तो वो हाथी और अंधे वाली कहानी हो जाएगी। किसी ने सूंड पकड़ ली, किसी ने पूंछ पकड़ ली, किसी ने पांव पकड़ लिया, किसी ने पेट पे हाथ लगा। बाबा साहब से सीखना है तो हम इन्हें चारों अम्बेडकर से एक साथ सीखना होगा। इन सब, ये सब सेल है मेरी लाइफ, इन सबको सेल की तरह लगा और एक टॉर्च का इस्तेमाल करते हुए आगे देखें। क्योंकि बाबा साहब का जो विचार है, जो मैंने कहा मैत्री का जो विचार, ये हमें 20वीं सदी के तमाम वैचारिक धाराओं को एक साथ जोड़ने में मदद करता है। 21वीं सदी के लिए यदि हमें 21वीं सदी कैसे एक सुंदर सदी बन सकती, उसका विचार लेना है, तो दुनिया में जिन चिंतकों से हम सीख सकते हैं, उनमें से बाबा साहेब एक, बशर्ते हम उनकी याद को किसी एक घटना, किसी एक विचार, किसी एक किताब से कहीं आगे ले जाए। मैं काफी समय से कहता रहा हूं कि अगर इस देश में 20वीं सदी से सब कुछ सीख के हमें आगे बढ़ना है, और स्वराज का विचार वही एक विचार है जो कि 20वीं सदी की तमाम विचारधाराओं से सीखते हुए आगे बढ़ने का विचार, तो उसके लिए बाबा साहेब की इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजिकल लेगेसी जो है, उनके जो विचार परंपरा है, उससे ग्रहण करना अनिवार्य। बाबा साहेब की स्मृति को एक बार दोबारा नमन करते हुए, और आज रमजान का जो महीना शुरू हुआ है, उस पवित्र महीने की आपको मुबारकबाद देते हुए, और नव वर्ष जो शायद कुछ जगह पे कल, कुछ जगह आने वाले कल मनाया जाएगा, उस सब की शुभकामना देते अपनी बात समाप्त। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।